नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अगली कक्षा ले रहे हैं सेकंड पेपर पीटीआई सेकंड पेपर की। उसमें कल हमने पढ़ा था बड़ी आंत, आज हम पढ़ेंगे यकृत यानी लिवर। और यकृत के अध्ययन को क्या बोलते हैं? यकृत के अध्ययन को बोलते हैं हेपेटोलॉजी। ठीक है, पाचन तंत्र हम पढ़ रहे हैं जिसमें यकृत से हम शुरुआत कर रहे हैं आज की कक्षा की, जिसमें यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेपेटोलॉजी। ठीक है, यकृत में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक है हेपेटोसाइट जो कि पित्त रस का निर्माण करती है। हेपेटोसाइट कोशिका किसका निर्माण करती है? पित्त रस का निर्माण करती है। और दूसरी है कुफर कोशिका जो कि मृत आरबीसी को नष्ट व रोगाणुओं से सुरक्षा करती है। जो मरी हुई आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जो लाल रक्त कणिकाएं होती है जो मरी हुई होती है, उनको कौन नष्ट करता है? कुफर कोशिका। और रोगाणुओं से जो रोग होते हैं, जो रोग के रोगाणु होते हैं, उनसे सुरक्षा करती है। ठीक है, यकृत क्या करता है? यह बिलरुबिन वर्णक का निर्माण करता है। ठीक है, यकृत अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ठीक है, अमोनिया को किसमें बदल देता है? यूरिया में बदल देता है। इसमें विटामिन ए और डी का क्या होता है? संश्लेषण होता है। ठीक है, और यकृत भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में संश्लेषित करता है। यकृत को शरीर की प्रयोगशाला भी कहते हैं। किसको कहते हैं शरीर की प्रयोगशाला? इंपोर्टेंट प्रश्न है कि अगर आपके क्वेश्चन आ ही जाए कि शरीर की प्रयोगशाला है, पीटीआई सेकंड ग्रेड में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई डॉक्टर बनाएंगे, तो इसलिए यकृत को क्या बोलते हैं? शरीर की प्रयोगशाला कहते हैं। किसको कहते हैं? यकृत को शरीर की प्रयोगशाला कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अंतःस्रावी व बाह्य स्रावी ग्रंथियों में अंतर। ठीक है, यह है अंतःस्रावी इस साइड और इस साइड है बाह्य स्रावी ग्रंथियां। ठीक है, इनमें अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती, इसलिए ये अपने पदार्थों को सीधा रक्त में मिलाती है। किसमें नलिकाएं नहीं होती है? अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या नहीं होती है? नलिकाएं नहीं होती है, इसलिए ये अपने जो भी पदार्थ होते हैं उनको किसमें मिला देती हैं? सीधा रक्त में मिला देती है। इसके उदाहरण है, एक तो प्रेसु ग्रंथि हो गई, एक हो गई थायराइड ग्रंथि, एक हो गई एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी है ये? कौन सी ग्रंथियां हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, और बाह्य स्रावी ग्रंथियां, इनमें नलिकाएं पाई जाती है। इनमें तो नलिकाएं नहीं पाई जाती अंतःस्रावी में, लेकिन जो बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती है इनमें नलिकाएं पाई जाती है, इसलिए अपने पदार्थों को नलिकाओं के माध्यम से जोड़ती है। इसका मुख्य पदार्थ क्या है? एंजाइम है। जो बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती है उनका मुख्य जो पदार्थ होता है कौन क्या होता है? एंजाइम होता है। और बाह्य स्रावी ग्रंथियों के उदाहरण है पसीने की ग्रंथि हो गई, लार ग्रंथि हो गई, आंसू ग्रंथि हो गई, और यकृत ग्रंथि हो गई, व दुग्ध ग्रंथि हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपके पाचन तंत्र कंप्लीट होता है और नया टॉपिक है जो शुरू हो रहा है यहाँ से, श्वसन तंत्र। पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अब जो नया टॉपिक है वो कौन सा है? श्वसन तंत्र। अब श्वसन क्या है? वह क्रिया जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी ऐसी क्रिया जिसमें किसका आदान प्रदान होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है, तथा भोज्य पदार्थों का या भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन कौन सा? ऑक्सी श्वसन या वायवीय इसको बोलते हैं, अनोक्सी श्वसन या अवायवीय इसको बोलते हैं। दो प्रकार के हो गया, इंग्लिश में एरोबिक और उसको अनएरोबिक कहते हैं। ठीक है, आगे है ऑक्सीजन इसमें भाग लेती है। किसमें? ऑक्सी श्वसन में, यानी O2 किसमें भाग लेगी? एरोबिक श्वसन में भाग लेगी, और अनएरोबिक में क्या नहीं लेगी? ऑक्सीजन भाग नहीं लेगी।
इसमें सीधा सीधा समझो, जिसमें ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो ऑक्सीजन वाली क्रिया हो गई, और जो जिसमें ऑक्सीजन भाग नहीं ले रहा है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं ली जा रही है, वो अनऑक्सी श्वसन क्रिया हो गई। ठीक है, यहाँ ग्लाइकोलाइसिस, एक्सिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स स्ट्रक्चर होते हैं और वहां केवल ग्लाइकोलाइसिस होते हैं। उदाहरण वायवीय जीव, और उसमें हो गई आरबीसी और मांसपेशियां। ठीक है, वायवीय जीव जो ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे जीव जो ऑक्सीजन से जीवित हैं, वो किस में आ जाएंगे, ऑक्सीश्वसन या वायवीय या एरोबिक क्रिया में आ जाएंगे, और अनएरोबिक क्रिया में कौन से आ जाएंगे, आरबीसी और मांसपेशियां। ठीक है, आगे चलते हैं। श्वसन तंत्र में आगे देखते हैं। श्वसन की अवस्थाएं कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, कितनी होती है, श्वसन की अवस्थाएं 3 होती हैं। कौन सी, बाहरी श्वसन, जिसमें वायुमंडल व फेफड़ों के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। दूसरी है आंतरिक श्वसन, जो अंदर हम श्वसन क्रिया होती है, वो होती है फेफड़ों व रक्त वाहिनियों के मध्य गैसों का आदान प्रदान होता है। और जो कोशिकीय श्वसन है, अंतिम जो अवस्था है वो है कोशिकीय श्वसन, जिसमें रक्त वाहिनियों व कोशिका के मध्य गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, और अब देखते हैं श्वसन के अंग, यानी सांस लेने के लिए श्वसन के जो अंग हैं कौन कौन से काम में आते हैं। पहला है इसमें नाक, हमारा जो नोज है, नाक है, वो काम में क्या क्या आता है। इसमें 2 चीजें होती है, एक तो रोम होते हैं और एक श्लेष्मा झिल्लियां ग्रंथियां होती है। रोम यानी बाल होते हैं। ठीक है, जो नाक का कार्य क्या है, वायु के तापमान को शरीर के अनुकूलित बनाना, यानी जो वायु होती है बाहर से, जो हवा हम खींचते हैं अंदर, उसको हमारे शरीर के अनुकूलित बनाना किसका कार्य है, नाक का कार्य है। सोचिए कोई गर्म हवा आ रही है और वो पूरी की पूरी गर्म की गर्म हमारे अंदर चली जाएगी, तो वो थोड़ा हमारे शरीर के लिए हानिकारक रहती है, तो वो उसको उस गर्म हवा को शरीर के अनुकूलित बनाता है, यानी शरीर के हिसाब से उसको ढाल देता है। अगर कोई ठंडी आ रही है तो उसको भी थोड़ा उसके हिसाब से बना लेता है। दूसरा कार्य है इसका धूल के कण व जीवाणु से सुरक्षा, यानी जो धूल के कण होते हैं हवा में जो दिखाई नहीं देते, उनको भी ये अंदर जाने से रोकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाक में हड्डियां कितनी होती है, 3 होती है। कितनी हड्डियां होती है नाक में, 3। ठीक है, एक है नेजल जो कि आगे की भाग में होती है, एक है एथमोइड जो कि बीच के भाग में होती है, एक है मैक्सिला जो पीछे के भाग में होती है। ये 3 हड्डियां नाक में होती है। नाक में एक झिल्ली होती है, एक झिल्ली पाई जाती है, जो कौन सी है, स्निडेरियन झिल्ली। कौन सी है, स्निडेरियन झिल्ली, जिसका काम क्या है, गंध का ज्ञान करवाना। क्या कार्य है, गंध का ज्ञान करवाना। सूजन का कारण क्या होता है, नाक सूज जाता है, तो वो मतलब जो नाक का सूजन हो जाती है वो किसकी वजह से होती है, राइनो वायरस संक्रमण के कारण नाक में सूजन आ जाती है। इसी के कारण क्या होता है, जुखाम। जुखाम भी एक वायरस का संक्रमण है, जो कौन सा वायरस है, राइनो वायरस संक्रमण। इसी संक्रमण के कारण आपके जुखाम वगैरह ये होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नोट लिख लीजिए अगर लिखना हो तो आपको। मुक्केबाज क्या करते हैं, जो बॉक्सर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑपरेशन के द्वारा जो नेजल बोन होती है, जो नेजल हड्डी होती है, उसको हटाकर उसकी जगह कार्टिलेज यानी उपास्थि का प्रत्यारोपित कर देते हैं, जिससे कि उनकी हड्डी टूटने का डर नहीं रहता है, नाक टूटने का डर नहीं रहता है। ठीक है, क्या करते हैं, नेजल बोन को हटवा देते हैं और उसकी जगह क्या लगवा लेते हैं, कार्टिलेज लगवा लेते हैं। नाक के अंदर अंतिम भाग में घुमावदार संरचनाएं पाई जाती है, जिनको क्या बोलते हैं, टर्बाइनल अस्थियां कहते हैं, टर्बाइनल बोन्स कहते हैं। ठीक है, नाक के जो अंदर की जो अंतिम घुमावदार संरचनाएं हैं उनको टर्बाइनल अस्थियां कहते हैं। अब जो श्वसन मार्ग है, जो अपना श्वास हम लेते हैं, वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक पहुँचता है, सबसे पहले नाक में आएगा। नाक में आने के बाद ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद में ग्लोटिस के रूप में खुल के ग्लोटिस में, फिर श्वसन नली में जाता है, फिर श्वसनी में जाता है, उसके बाद श्वसनिका में जाता है, फिर जाता है कोपिका में, और फिर अंत में जाता है रक्त वाहिनियों में। ठीक है, यह है श्वसन का मार्ग, यानी
कहाँ से शुरू होके कहाँ तक श्वसन पहुंचता है? नाक से शुरू होके रक्त वाहिनियों तक श्वसन जाता है। ठीक है, ये रक्त का मार्ग है, श्वसन का मार्ग है। आगे चलते हैं। आगे एक बार ये श्वसन तंत्र का पूरा चित्र है आपके सामने, इसको एक बार समझा देते हैं, समझ लेते हैं इसी से ही। ठीक है, ये देखिए, इसमें श्वसन नलिका मुख्य गुहा में ग्लूटिस के आकार में खुलती है। यहाँ पे ये देखिए, ये ग्लूटिस है, ये रहा, इसके आकार में ये यहाँ पे खुल जाती है। यहाँ से आपका श्वसन अंदर की ओर जाता है, ग्लूटिस के रूप में खुलती है। श्वसन नली में उपास्थि कार्टिलेज के बने सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। ये देखिए, ये सी आकार के छल्ले दिख रहे होंगे आपको रेड कलर में, सी आकार के छल्ले, इनको सी वलय या उपास्थि के ये बने होते हैं, इनको सी वलय बोलते हैं। ठीक है, सी आकार के होते हैं इसलिए, और ये छल्ले जैसी आकृति होती है। इनका काम क्या होता है? ये जो श्वसन नली है इसको सिकुड़ने से रोकते हैं। इन छल्लों की संख्या कम से कम होती है 16 से 20। ये जो श्वसन नली है ना, इसको ये सिकुड़ने से रोकते हैं। ठीक है, इनसे ये चिपके हुए होते हैं और इसको ये सिकुड़ने से रोकते हैं। कम से कम 16 से 20 इनकी संख्या होती है, किनकी? सी वलय की। ठीक है, आगे है, मनुष्य के फेफड़े ठोस व स्पंजी होते हैं। इनमें अपने आप फैलने और सिकुड़ने की क्षमता नहीं होती। ये फेफड़े हैं तो ये क्या है? ठोस होते हैं और स्पंजी होते हैं, तो इनमें अपने आप क्या बोलते हैं, फूलने की या सिकुड़ने की क्षमता नहीं होती है। और डायफ्रामा जो होता है, ये देखिए, ये डायफ्रामा होता है यहाँ पे इस जगह, तो इसमें क्या होता है? पेशियों का बना होता है ये, जिसमें अपने आप फैलने और सिकुड़ने की क्षमता होती है। डायफ्रामा यहाँ पे होता है जिसमें अपने आप फैलने और सिकुड़ने की होती है, लेकिन फेफड़ों में ये चीज़ नहीं होती है। अपने आप फेफड़े फैलते और सिकुड़ते नहीं हैं जब तक आप श्वास नहीं लोगे। ठीक है, फिर है, कूपिका का अंतिम भाग फूला हुआ होता है। ये फूला हुआ भाग एंट्रम कहलाता है। ये देखिए, ये रहा कूपिका, ये तो है कूपिका, और ये इसका जो अंतिम भाग है, ये देखिए, ये जो अंतिम भाग है काला काला, ये क्या कहलाता है? एंट्रम कहलाता है। जो अंगूर के गुच्छों के समान अलग अलग समूह में पाए जाते हैं, जिन्हें एंट्रिया कहते हैं। ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो समूह है, अंगूर के गुच्छे के समान दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? पूरे समूह को एंट्रिया बोलते हैं। ये कूपिका हो गई यहाँ पे, और कूपिका के अंत में जो है ये एंट्रम हो गया। ये देखिए, ये एंट्रम हो गया, ये एंट्रम है, और ये सभी मिला के क्या कहलाएंगे? एंट्रिया कहलाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। फेफड़ों पर प्यूरल झिल्ली का आवरण पाया जाता है, जिसमें प्यूरल द्रव्य भरा होता है, जो फेफड़ों की बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। ये देखिए, ये है रेड कलर की एक प्यूरल झिल्ली पाई जाती है फेफड़ों के ऊपर, जिसमें प्यूरल द्रव्य पाया जाता है। ये देखिए, हरा हरा ये द्रव्य है यहाँ पे, ये पाया जाता है। ये किससे सुरक्षा करता है हमारी? ये आपके जो बाहरी आघात होते हैं फेफड़ों के ऊपर, जो बाहरी जो आक्रमण होते हैं, उससे ये झिल्ली, प्यूरल झिल्ली उससे बचाती है, और ये द्रव्य भी उससे हमें बचाता है। ठीक है, प्यूरल झिल्ली में जीवाणु या विषाणु के संक्रमण से सूजन आ जाना प्यूलिरिस रोग कहलाता है। ठीक है, कौन सा रोग कहलाता है? प्यूलिरिस रोग कहलाता है। झिल्ली में अगर कोई जीवाणु या विषाणु आ जाता है, उससे जो सूजन आती है फेफड़ों में, जो फेफड़ों की सूजन क्या कहलाती है? सूजन। फेफड़ों की सूजन कौन सा रोग हो जाएगा? प्यूलिरिस रोग हो जाता है। ठीक है, क्यों? जीवाणु और विषाणु के संक्रमण से। वायुमंडल व फेफड़ों के मध्य गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है, और विसरण का अर्थ होता है किसी भी गैस का अधिक दाब से कम दाब की ओर जाना। ठीक है, अधिक दाब से कम दाब की ओर जाना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। विसरण। ठीक है, अधिक दाब से कम दाब की ओर अगर कोई गैस या वायु जा रही है तो उसको क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, श्वसन के दौरान फेफड़ों के अंदर वायुमंडल में उपस्थित सभी गैसों का ग्रहण किया जाता है। यानी फेफड़ों में हमारे जितनी भी वायुमंडल में गैसें होती हैं वो सभी हमारे अंदर जाती हैं, लेकिन फेफड़ों की कूपिका, ये जो कूपिका है,
जो फेफड़ों के अंदर पाई जाती है, ये रक्त वाहिनियों के मध्य केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ही ग्रहण करती है या उसमें ही आदान प्रदान होता है। श्वसन के दौरान फेफड़ों में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। यानी जब श्वसन की क्रिया होती है उसके दौरान फेफड़ों में जो सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। ठीक है, सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वो कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे श्वसन क्रिया। ठीक है, श्वसन क्रिया किस प्रकार से होती है, कितनी प्रकार की होती है, वो सभी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।